हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर की, जिसका नाम है स्ट्रक्चर स्टेट ऑफ मैटर। क्या नाम है? स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर का ये फर्स्ट पार्ट है। जनरली समझ में आ रहा होगा, वही सारी स्टेट्स जो हमने 9th में पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही बात है, वही है। लेकिन यहाँ हमको बहुत सारी चीजें जाननी है। हमको क्या जानना है? आप कैसे निकालोगे प्रेशर का रिलेशन क्या है वॉल्यूम के साथ? आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस क्या है? तब तो उसकी इक्वेशन बनेगी। कौन कौन से लॉज हैं जिन पे डिपेंड करेगा, ये सब इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। आज के टॉपिक में हम आपको 3 लॉज पढ़ाएंगे। बॉयल्स लॉ नंबर 1, नंबर 2 चार्ल्स लॉ, नंबर 3 गे-लुसाक्स और प्रेशर टेम्परेचर लॉ। और फिर इनके हेल्प से हम कैसे बनाएंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर? तो हम आज अपने पहले टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है बॉयल्स लॉ। और उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और एक पॉइंट, तीनों स्टेट में डिफरेंस बहुत अच्छे से आपको पता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों की प्रॉपर्टीज सबने पढ़ रखी हैं, इसलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं बॉयल्स लॉ पे। दैट इज बॉयल्स लॉ। क्या है बॉयल्स लॉ और इन्होंने क्या बताया था हमको? तो हम पहले तो आपको यही बताते हैं। बॉयल्स ने कहा, अगर किसी गैस को, ध्यान रखना, गैस पे ही सब कुछ है, ये सारे गैस लॉज कहलाते हैं। ये तीन के तीनों गैस लॉज हैं। और आइडियल इक्वेशन भी कौन सा है? गैस, आइडियल गैस इक्वेशन। तो पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेशन निकालना है। क्या रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम का एक गैस के लिए? अगर गैस को हम प्रेस करें तो उसका वॉल्यूम घटेगा, जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस करके भर दी गई। यानी प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है, लेकिन तब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इसलिए हम लिखते हैं क्या? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हमको ग्राफ भी देखना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन में है, तो हम इसको लिख सकते हैं P/V इज इक्वल टू कांस्टेंट। P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3। इस तरह के फार्मूले पे भी क्वेश्चन मिलना है। और इस पे रिलेटेड हमको एक ग्राफ भी मिलना है। वो ग्राफ क्या होगा? देखिए ग्राफ क्या है। हमारा फर्स्ट ग्राफ है ये, दिस इज, ये है हमारा पहला ग्राफ। और ये किसके मिड में बना है? प्रेशर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बनाया गया है। T3, T2 और T1, तीन टेम्परेचर पे हमने अलग अलग ये रेशियो निकाला। टेम्परेचर जब T3 है, मतलब T3 टेम्परेचर लीस्ट है। प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट, और कांस्टेंट भी हम एक कोई भी K ले सकते हो, R ले सकते हो, कोई भी। यहाँ पे R का यूज होना है क्योंकि R एक गैस कांस्टेंट है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। साथ में इस फार्मूले में यहाँ पे R एक गैस कांस्टेंट का काम करेगा। इस ग्राफ में 3 लाइनें आपको दिख रही हैं, रेड, येलो और ब्लैक। रेड T3 टेम्परेचर है, येलो T2 है और ब्लैक T1 टेम्परेचर है। तो जब हम P और V का ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे क्या, जो T3 है ये लीस्ट टेम्परेचर होगा, T2 उससे ज्यादा और T1 सबसे ज्यादा। इसी का एक और ग्राफ आपके सामने, सेकेंड ग्राफ इसी का, दैट इज
P वर्सेस दैट इज P वर्सेस 1/P। ये ग्राफ आपका है P वर्सेस 1/P। इसमें भी 3 टेम्परेचर हैं, रेड T3, येलो T2 एंड ब्लैक T1। यहां भी T3 इज लेस देन T2 इज लेस देन T1। ये हमारा बॉयल्स लॉ है और हमने आपको बताया था कि P और V क्या है, कांस्टेंट। तो P और V का भी ग्राफ आप देख लें, P और V का ग्राफ कुछ ऐसे बन के आता है, P वर्सेस PV ग्राफ दैट इज कांस्टेंट, एक सीधे लाइन, एक कांस्टेंट लाइन, कोई चेंज नहीं। ये 3 ग्राफ आपको बॉयल्स लॉ में मिले। अगला जो हमको पढ़ना है नेक्स्ट लॉ दैट इज कौन सा होगा, नेक्स्ट लॉ हमारा होगा, इसके बाद इसको जरा हम पहले भेज दें। एक सेकेंड। नेक्स्ट हमारा ग्राफ जो आ रहा है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज नेक्स्ट लॉ कौन सा है, चार्ल्स लॉ। आपके सामने चार्ल्स लॉ आ गया। चार्ल्स ने क्या कहा था, इन्होंने वॉल्यूम के साथ में टेम्परेचर का रिलेशन निकाला था। किसके साथ में, वॉल्यूम के साथ में टेम्परेचर का रिलेशन, लेकिन वहां पे प्रेशर कांस्टेंट था। ध्यान रखिएगा, वहां पे क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था। यानी कि और वॉल्यूम का रिलेशन क्या आएगा, सिलेंडर को हीट करो, सिलेंडर फट जाता है, मतलब अंदर जो गैस भरी है वो एक्सपैंड होने लगती है। दैट मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। V/T इज कांस्टेंट। तो फार्मूला क्या बनेगा, यहां से आपका फार्मूला क्या बनेगा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू V3/T3। इस पे फार्मूले आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। आपका पहला इक्वेशन बना था, आपका ये दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। पहला इक्वेशन क्या था, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये पहला इक्वेशन था। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये। लेकिन यहां भी क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें क्या था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा। इसका भी एक ग्राफ है, वो ग्राफ आप देख लीजिए। इसका ग्राफ है आपके सामने ये V वर्सेस T ग्राफ, दैट इज V वर्सेस T ग्राफ। 3 अलग अलग प्रेशर पे हमने देखा, तो जो P3 है, P2 है, P1 है, आपको इस तरह से ग्राफ मिलता है। यहां से क्वेश्चन कैसे उठता है, चाहे इससे पहले वाला टॉपिक हो चाहे ये, आपको ये चीज नहीं दी जाएगी, आपको ये चीज बना के नहीं दी जाएगी, बाकी पूरा बना होगा और आपसे कहा जाएगा P3, P2, P1 में रिलेशन क्या है। हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीजिंग बढ़ते चले जाना है। यही पिछले में था। फर्क क्या था, यहाँ P था, यहाँ T था, P था और B था, टेम्परेचर चल रहा था। B और T है, प्रेशर चल रहा है। तो इसके बाद जो है वो गेलुसैक्स लॉ है, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि उसको दूसरे नाम से क्या कहेंगे, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। मतलब पहला ग्राफ PV था, दूसरा VT ग्राफ है। अब इसके बाद जो लॉ आएगा उसमें क्या होगा, PT ग्राफ, उसमें क्या आएगा, PT ग्राफ। ठीक है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट जिसको हम कहते हैं गेलुसैक्स लॉ या प्रेशर टेम्परेचर लॉ, आपके सामने प्रेशर टेम्परेचर लॉ, जिसको हम और भी क्या कहते हैं, गेलुसैक्स लॉ। इसमें बताया गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, लेकिन कब, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। यही एग्जांपल, सिलेंडर के अंदर गैस भरी है, प्रेशर है, हम हीट अप करेंगे, फट जाएगा, वॉल्यूम नहीं बढ़ पा रहा है, अंदर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। यानी कि प्रेशर का भी टेम्परेचर के साथ रिलेशन डायरेक्ट। इसका मतलब P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट,
ये तीसरा इक्वेशन आपका बन गया। और यहां से फार्मूला निकला P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3 अपॉन T3। इस पे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज हम आपको अलग से देते चलेंगे। ये कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका भी एक ग्राफ आपको देखना है, और ग्राफ वो क्या है ये ध्यान से देखिए। दिस इज P वर्सेस T ग्राफ। ये क्या है? P वर्सेस T ग्राफ। यहां भी क्या है? वॉल्यूम V3 V2 V1। जब हम यहाँ पे P यहाँ पे V ले रहे थे तो T की लाइन चल रही थी, V और T लिया तो P, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उसी की ये लाइंस हैं और उसी को हमें ऑर्डर देना है। यहां से ये ऑर्डर गायब होगा और आपको V1। अब आप V1 V2 V3 नहीं याद करोगे। क्यों नहीं याद करोगे? सपोज दैट इसी ग्राफ को अगर उन्होंने आपके सामने इस तरह से बना के दे दिया, उन्होंने इसको V1 ले लिया, इसको V2 ले लिया, इसको V3 ले लिया, टेम्परेचर और प्रेशर। अब ऑर्डर क्या आएगा? V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3। इसलिए आप V2 V3 V1 नहीं याद करोगे, आप याद करोगे जो y एक्सिस से फर्स्ट लाइन होगी। जो y एक्सिस से फर्स्ट लाइन है ये लीस्ट होगी, और जो x एक्सिस से फर्स्ट लाइन है ये मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। यही प्रेशर टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर वॉल्यूम के भी ग्राफ में आपको याद रखना है। V1 V2 V3 नहीं याद रखना है। याद क्या रखना है? y एक्सिस से जो सबसे पहली लाइन पड़ेगी दैट इज लीस्ट वैल्यू, x एक्सिस के साथ जो पहली लाइन पड़ेगी वो कहलाएगी हमारी कौन सी? मैक्सिमम वैल्यू। ये तीन लॉज आपने पढ़े। इसी के साथ हमको आज और क्या पढ़ना था? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन आपको करना है, तो देर ना करते हुए देखिए आपके बोर्ड पे सामने टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर? देखिए आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में जो फर्स्ट पॉइंट आपको स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ कौन सा था? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये कहां से आया था? बॉयल्स लॉ से आया था। कहां से आया? बॉयल्स लॉ। दूसरा हमारा कौन सा था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये इक्वेशन 2 था और ये कहां से आया? चार्ल्स लॉ से। दिस इज फ्रॉम चार्ल्स लॉ। और लास्ट जो था दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इक्वेशन 3। ये कहां से आया? गेलो-सॉक्स लॉ, या इसी को प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं। ये तीन इक्वेशन आपकी बन गई। ये आपकी तीन इक्वेशन हो गई। थोड़ा सा कंफ्यूजन मन में आ रहा होगा, जब P और V इनवर्स रिलेशन में है तो V और T डायरेक्ट कैसे? T के साथ P और V दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है और P और V इनवर्स है। इसके अकॉर्डिंग तो पूरी मैथ की धज्जियां उड़ गई। P और T डायरेक्ट, V और T डायरेक्ट, लेकिन P और V आपस में, मतलब एक तरह से अगर आप देखें, ये लिखा है x बराबर y और x बराबर z, लेकिन y बराबर नहीं है z के। ये चीज लिख के आपको मैंने दी है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हर जगह कंडीशन लगी है। कोई एक वैल्यू कांस्टेंट है। जब ये था तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेकंड लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है और थर्ड लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। तो अब यहां से अगर आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 क्या दिखेगा आपको? PV अगर हम यहां पे ले लें PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां पे ले लें V अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
और यहां पे ले लें P अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये तीन कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं ओवरऑल PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, हम कह सकते हैं PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से कांस्टेंट टर्म हम ले लेते हैं R, तो PV अपॉन T इज इक्वल टू R, तो ये आपका हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT। ये PV इज इक्वल टू RT किसके लिए है? फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। लेकिन हमारे पास तो नहीं पता है कितने मोल गैस मिल सकती है, हमको नहीं पता है क्वेश्चन में कितने मोल तक हमको दिया जा सकता है। तो हम अगर देखें फॉर n मोल्स ऑफ गैस, अगर गैस के n मोल के लिए हमको निकालना होगा तो PV इज इक्वल टू nRT हो जाएगा। और आपको पता है क्या, n इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा PV इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास और RT। ये भी एक फार्मूला आपका है, इस पे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। और चेंजेस क्या क्या हम करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दें, यहां से एक नए फार्मूले का डेरिवेशन आपको दिखेगा। हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू nRT अपॉन V। n क्या है यहाँ पे? n इज द मोल एंड V इज द वॉल्यूम, V इज द वॉल्यूम। और मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए n बाई V क्या होता है, तो आप कहोगे ये होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M या C से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या बनेगा? वो फार्मूला बनेगा आपका P इज इक्वल टू CRT, या इसी को P इज इक्वल टू कैपिटल MRT भी कहते हैं। C या V यहाँ पे क्या है? मोलैरिटी को C या फिर M से डिनोट किया गया है। अब दूसरी चीज और, N की जगह पे हमने मास अपॉन मोलर मास यूज किया है, N की जगह पे मास अपॉन मोलर मास यूज किया है, तो एक और फार्मूला यहां से निकल के आएगा हमारे सामने। हम इसको लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इनटू मोलर मास, नीचे ही लिखा जाएगा, और ऊपर क्या है? RT। और ये जो आपका मास अपॉन वॉल्यूम है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या होता है? सभी लोग जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है डेंसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू DRT, यानी डेंसिटी RT अपॉन मोलर मास। तो अगर डेंसिटी के साथ प्रेशर का रिलेशन आपसे पूछा जाए तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो कभी हमें डेंसिटी अगर गिवन है और हमें क्वेश्चन लगाना है तो हम कह सकते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है आज का टॉपिक। इसके बाद हमको इस चैप्टर में अभी कई सारे फोर्सेस पढ़ने हैं। लंदन फोर्स पढ़ना है, डाइपोल फोर्स पढ़ना है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स पढ़ना है, ये सब कुछ पढ़ना है। आप लगातार लेक्चर देखते रहिए, आपको लगातार लेक्चर्स मिलते रहेंगे। लेकिन शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, लाइक ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, लेकिन दूसरों को शेयर करेंगे तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे। आज का लेक्चर यहीं फिनिश।